चलिए आज हजारों साल पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया के सफर पर जहां बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े और जहां से ऐसे विचार निकले जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हम समझने वाले हैं प्राचीन भारत के विशाल इतिहास को, बिल्कुल शुरुआत से लेकर 1206 एडी तक। और इस लंबे सफर में हमारा गाइड, हमारा रोड मैप होगा ये एक हाथ से लिखा हुआ सिलेबस। अब ये सिर्फ टॉपिक्स की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी कहानी है, साम्राज्यों की, फिलॉसफी की और संघर्षों की। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटना शुरू करते हैं। हमारा ये सफर 4 बड़े हिस्सों में बटा होगा। पहले हम नींव को समझेंगे, फिर देखेंगे भारत का पहला महान साम्राज्य कैसे बना, उसके बाद स्वर्ण युग की चमक देखेंगे और आखिर में राजपूत काल के संघर्षों तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को ही समझते हैं जिस पर पूरी सभ्यता की ये इमारत खड़ी है। मतलब पहला सवाल तो यही है कि इतिहासकारों को हजारों साल पुरानी बातें आखिर पता कैसे चलती हैं। देखिए, इसका जवाब इन 3 चीजों में छिपा है। एक तो है साहित्यिक स्रोत, मतलब वेद पुराण जैसे पुराने ग्रंथ। दूसरे हैं पुरातात्विक सबूत, यानी खुदाई में मिले सिक्के, इमारतें। और तीसरे हैं विदेशी यात्रियों के लेख जो उस समय भारत आए थे। जब इन तीनों को जोड़कर देखा जाता है, तब जाकर हमें अतीत की एक तस्वीर मिलती है। और ये कहानी कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा इस टाइमलाइन से लगाइए। पाषाण युग से, जब इंसान शिकारी था, फिर धीरे धीरे बस्तियां बनी और फिर अचानक से सिंधु सरस्वती सभ्यता के बड़े बड़े शहर उभर आए। जरा सोचिए, ये दुनिया की पहली बड़ी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। अब हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां छोटे छोटे राज्य मिलकर बड़े साम्राज्य बन रहे थे। ये एक ऐसा दौर था जब राजनीति और सोच दोनों में क्रांति आ रही थी। तो कहानी शुरू होती है 16 महाजनपदों से। ये 16 ताकतवर राज्य थे जो आपस में मुकाबला कर रहे थे, और इस मुकाबले में सबसे ताकतवर बनकर उभरा मगध। और इसी मगध की जमीन से खड़ा हुआ भारत का पहला महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। ये बिखरी हुई ताकतों के एक होने की कहानी है। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक के साथ साथ सोच की दुनिया में भी 2 बड़े विचार सामने आए, जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। एक था बौद्ध धर्म, जिसने मध्यम मार्ग और निर्वाण का रास्ता दिखाया, और दूसरा था जैन धर्म, जिसने अहिंसा और अनेकांतवाद, यानी सत्य के कई पहलू होते हैं, इस पर जोर दिया। और फिर आता है मौर्य साम्राज्य का सुनहरा दौर। इसकी नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसे शिखर पर पहुंचाया सम्राट अशोक ने, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद लड़ाई छोड़कर धम्म यानी नैतिक शासन का रास्ता अपनाया। उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी कला, सब कुछ बेमिसाल था। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर मौर्य साम्राज्य इतना ताकतवर था, इतना ऑर्गेनाइज था, तो फिर उसका अंत कैसे हुआ? ये सवाल हमें कहानी के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक खालीपन का दौर आया, लेकिन इसी दौर के बाद एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने भारत को उसके सबसे शानदार यानी स्वर्ण युग में पहुंचाया। तो मौर्यों के बाद का सीन कुछ ऐसा था। मगध में शुंग वंश आ गया, दक्कन में सातवाहन ताकतवर हो गए। इतना ही नहीं, मध्य एशिया से शक और कुषाण जैसी नई ताकतें भी भारत आईं, जिनमें कनिष्क जैसे बड़े राजा भी थे। मतलब ये काफी हलचल वाला दौर था। और इसी हलचल के बीच से एक नया साम्राज्य उभर कर सामने आया, गुप्त साम्राज्य। इसकी शुरुआत की चंद्रगुप्त प्रथम ने, फिर आए समुद्रगुप्त, जिन्हें उनकी जीतों की वजह से भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और फिर महान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इन्हीं शासकों ने भारत के स्वर्ण युग की नींव रखी। लेकिन गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते क्यों हैं? क्योंकि ये सच में इनोवेशन का एक विस्फोट था। गणित में शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट यहीं से आया, जिसने दुनिया को बदल दिया। आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष के राज खोले, कालिदास ने शानदार साहित्य लिखा और भव्य मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। कमाल का दौर। पर जैसा होता है, हर शिखर के बाद ढलान आती है। गुप्त साम्राज्य के बिखरते ही भारत का नक्शा एक बार फिर बदल गया। अब मैदान में थे कई ताकतवर क्षेत्रीय राज्य, और ये दौर कहलाया राजपूत युग। इस नए दौर में पावर किसी एक के हाथ में नहीं थी। उत्तर भारत में हर्षवर्धन एक बड़ी ताकत थे, तो दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य और पल्लव जैसे राजवंशों का दबदबा था।
इसी समय दक्षिण में संगम संस्कृति भी अपने चरम पर थी। और इस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी है त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 महाशक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट एक शहर कन्नौज पर कब्जे के लिए करीब 100 साल तक एक दूसरे से लड़ती रहीं। ये उस दौर की ताकत और अस्थिरता दोनों को दिखाता है। राजपूत युग ने हमें विग्रहराज चौहान, कुमारपाल चालुक्य और भोज परमार जैसे कई महान राजा दिए हैं। ये सिर्फ बहादुर योद्धा नहीं थे, बल्कि इन्होंने कला और संस्कृति को भी बहुत बढ़ावा दिया और एक मजबूत विरासत छोड़ी। लेकिन आखिर में ये ताकतवर राजपूत राज्य भी बिखर गए। इसकी कई वजहें थीं। आपसी फूट, पुरानी सैन्य तकनीकें और लगातार होते बाहरी हमले, इन सब ने उन्हें कमजोर कर दिया। और यहीं 1206 एडी में प्राचीन भारत का ये लंबा अध्याय समाप्त हो जाता है। तो हजारों सालों का ये सफर, साम्राज्यों का बनना, उनका शिखर पर पहुंचना और फिर उनका बिखर जाना, ये पूरा चक्र देखने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है, क्या इतिहास वाकई खुद को दोहराता है?